बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस ऑडियो लॉग में हम स्पेसिफिकली बात करेंगे बलूचिस्तान के हवाले से। बलूचिस्तान बड़ा ही एक इंटरेस्टिंग सा हिस्सा है पाकिस्तान का। मतलब बलूचिस्तान की एनेक्सेशन के हवाले से भी बात करेंगे, लेकिन वो फिर कभी करेंगे कि बलूचिस्तान कैसे पाकिस्तान का हिस्सा बना। लेकिन जो इस ऑडियो लॉग में हम बात करेंगे वो मोस्टली रिसेंट सर्कमटेंसेस बलूचिस्तान के हवाले से हम बात करेंगे, और बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा कैसे बना, खाना कलात का क्या चक्कर था, ये फिर कभी हम बात कर लेंगे। लेकिन जो इस ऑडियो लॉग में हम डिस्कस करेंगे वो जो रिसेंट सूरत हाल है बलूचिस्तान की, उसके ऊपर बात करेंगे। और ये जो रिसेंट सूरत हाल है, इसके अंदर पाकिस्तान आर्मी का क्या किरदार है, पाकिस्तान पॉलिटिकल लीडरशिप का क्या किरदार है, और पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप की इनकॉम्पिटेंसी की वजह से बलूचिस्तान यहाँ पर क्यों पहुंचा है। और इसमें यह भी बताऊंगा कि बलूचिस्तान की अपनी पॉलिटिकल लीडरशिप यानी उनके जो सरदार वगैरह हैं उनका कितना बड़ा हाथ है। और उसके हवाले से मैं ये भी बताऊंगा कि हमें इस बलूचिस्तान के मामले को कैसे देखना चाहिए, बलूचिस्तान को हम कैसे ठीक कर सकते हैं, बलोच लोगों के हुकूक हम उन्हें कैसे दे सकते हैं। और ये भी बताऊंगा कि बलूचिस्तान के हवाले से जो ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट वगैरह हैं वो सारे के सारे क्यों पाकिस्तानी ऐसा असैसिनेट करवाती जा रही है वन बाय वन। तो ये तमाम तर चीजें हम इस ऑडियो लॉग के अंदर डिस्कस करेंगे। फ्रेंकली स्पीकिंग, बलूचिस्तान का जो पाकिस्तान के साथ अलाक हुआ था वो बाय फोर्स भी हुआ था और बाय कंसेंट भी हुआ था। मसला यह है कि अगर कुछ लोग कहते हैं कि पाकिस्तान ने फौजी कार्रवाई करके बलूचिस्तान को हासिल किया था, तो फ्रेंकली बात है हैदराबाद को और जूनागढ़ को इंडिया ने कौन सा प्यार मोहब्बत से हासिल किया था, और ये जो कश्मीर के अंदर हिंदुस्तान बैठा हुआ है तो वो कौन सा प्यार मोहब्बत से बैठा हुआ है। ये ज्योग्राफिकल टेरिटरीज एक्चुअली में पाकिस्तान की थी, जो इंडिया के अंदर थी वो इंडिया की थी। इसीलिए उस टाइम के ऊपर जिसके पास ज्यादा ताकत थी वो उतनी ज्यादा टेरिटरीज और ज्योग्राफीज को कैप्चर करता जा रहा था। तो उस टाइम के ऊपर माइट इज राइट वाला कानून चल रहा था, कोई ये लॉ वगैरह इंसानियत वाली चीजें वगैरह नहीं थी। और बाद में जो मुल्क ज्यादा ताकतवर हो गया, वो जो वॉइसेस ऑफ डिसेंट थी, जो एग्री नहीं करती थी, जिन्होंने अपील वगैरह यूनाइटेड नेशन के अंदर फाइल की हुई थी, वो सारी की सारी दब गई। और ये आमतौर के ऊपर होता है कि एक ताकत जब स्टेब्लिश हो जाती है तो फिर उसे चैलेंज नहीं किया जाता और इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक उसे ही एक्सेप्ट किया जाता है। अगर इस तरह से ना चले तो चाइना और तिब्बत का एक बड़ा लंबा चौड़ा मामला है, वो भी उठ सकता है। लेकिन चाइना को इस वक्त कोई भी फोर्स नहीं कर सकता कि तिब्बत के ऊपर पीछे हट जाए। चाइना पहले कमजोर था, 90s की बात कर रहा हूं, तब चाइना को ब्लैकमेल किया जाता था तिब्बत के हवाले से कि तिब्बत को छोड़ दो, तिब्बत तुम्हारा नहीं है, तिब्बत दलाई लामा का है, दलाई लामा वहां की पॉलिटिकल लीडरशिप लेगा। और इंडिया और अमेरिका की यही पॉलिसी थी कि दलाई लामा के हवाले तिब्बत कर दिया जाए। लेकिन जैसे जैसे चाइना ताकतवर होता गया तो अल्टीमेटली वो तिब्बत वाला मामला दब गया, और अमेरिका आज बड़ा रेयरली उस तिब्बत वाले मामले को उठाता है। इसी तरह से चाइना और ज्यादा ताकतवर हो गया तो फिर उसका जो हांगकांग वाला मसला था बर्तानिया के साथ वो भी हल हो गया। फिर इसी तरह से चाइना आगे आने वाले दिनों के अंदर और ज्यादा ताकतवर हो जाएगा तो ये ताइवान वाला मामला भी इसका हल हो जाएगा और साउथ चाइना सी वाला मामला भी इसका हल हो जाएगा। सो अमेरिका को डर यही है कि चाइना कमजोर नहीं हो रहा, ताकतवर होता जा रहा है, जिसकी वजह से चाइना अपने ये तमाम तर ज्योग्राफिकल मसाइल हल कर लेगा। इसी तरह से आप हिंदुस्तान के अंदर देख लीजिए, जूनागढ़ का मामला देख लीजिए, आप हैदराबाद वाला मामला देख लीजिए, आप कश्मीर वाला मामला देख लीजिए। ये वो चीजें थी जो हिंदुस्तान ने अपनी ताकत के जोर के ऊपर हासिल की थी, बाय मिलिट्री एक्शन हासिल की थी। पोर्तुगीज को भी जो यहाँ से भगाया था बाय मिलिट्री एक्शन ही भगाया था। ये वो चीजें नहीं है जो हिंदुस्तान ने बाय इलेक्शन, बाय वोट, बाय रेफरेंडम हासिल की थी। बाय मिलिट्री मींस हिंदुस्तान ने हासिल की थी। और जैसे जैसे हिंदुस्तान ताकतवर होता गया, जूनागढ़ का केस भी दब गया, कश्मीर वाला केस भी दब गया, फिर आपका हैदराबाद वाला केस है वो भी दब गया। कश्मीर वाला केस इसीलिए दब नहीं रहा क्योंकि पाकिस्तान वहां पर कॉन्टेस्ट कर रहा है, और पाकिस्तान भी एक ताकत है। अगर पाकिस्तान ताकतवर नहीं होता और कमजोर होता तो ये मामला कब का खत्म हो चुका होता, जैसे जूनागढ़ और हैदराबाद वाला मामला दब गया। इसी तरह से जो लोग ये क्लेम करें कि पाकिस्तान ने ताकत के जोर के ऊपर ये बलूचिस्तान का मामला हल किया था और ताकत के जोर के ऊपर बलूचिस्तान को हासिल किया था, उनके मैं उन्हीं के क्लेम के मुताबिक जवाब दे रहा हूं। हालांकि पाकिस्तान ने बहुत अच्छे तरीके से ये बलूचिस्तान का मामला निपटाया था, और ये जो गवादर बलूचिस्तान का हिस्सा बताते रहे, ये एक्चुअली में गवादर ओमान का हिस्सा था। सो ये जो बलोच नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी के अंदर जो भी इन्होंने अपने अंदर एक कॉन्सेप्ट बनाए हुए वो इल फाउंडेड है। फिर भी इनकी बातों का जवाब देते हुए मैं कह देता हूं कि पाकिस्तान ने भी वही किया जो इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक पूरी दुनिया करती रही है। ये जो आपका इसराइल है, फलस्तीन वाला मामला, ये भी कैसे हुआ है? ये भी जब देखा कि इनकी ताकत ज्यादा है यूरोपियन कंट्रीज की, वो आकर अरब जमीनों के ऊपर बैठ गए और यहाँ पर एक मुल्क बना दिया इसराइल का। अब इसराइल का वजूद क्या था? 1947 से पहले कुछ भी वजूद नहीं था ना इसराइल का। फिर ये बताते कि 3500 साल पहले हजरत सुलेमान के दौर के टाइम पे यहूदी यहाँ पर आबाद थे, इसी वजह से ये हमारा होमलैंड है। ये 3500 साल पुरानी बात करते हैं। इस हिसाब से चलेंगे तो 3500 साल पहले तो आज के बलोच भी नहीं मिलेंगे बलोचिस्तान के अंदर। फिर यहाँ पर आपको मिलेंगे तमिल लोग मिलेंगे, देवगारी स्क्रिप्ट वाले लोग मिलेंगे, ये जो बहुत पुराने पुराने लोग थे वो आपको मिलेंगे। इसीलिए ये जो एनेक्सेशन का मामला है इसको मैं थोड़ा रफा दफा करके अब आकर मैं थोड़ा सा बात करता हूँ कि बलोचिस्तान की रिसेंट पॉलिटिकल सिचुएशन क्या है। रिसेंट पॉलिटिकल सिचुएशन ये है कि बलोचिस्तान की 90% से ज्यादा आवाम आपसे नफरत करती है, मतलब पाकिस्तानियों से, हमसे, और वो पाकिस्तानी नेशनल आइडेंटिटी को सब्सक्राइब
डिस्क्राइब ही नहीं करती, और वो ये समझती है, जो कि वो गलत समझती है, कि पाकिस्तान का इनसे कुछ ना जाए। टू अ डिग्री सही भी समझती है, और पाकिस्तान इन्हें एक्सप्लॉइट करता है, इनके रिसोर्सेज के ऊपर डाका मारता है। पाकिस्तान ने इनकी सारी की सारी सुई गैस वगैरह निकाल ली है, और पाकिस्तान इनके मिनरल्स वगैरह को एक्सप्लॉइट कर रहा है। अब फ्रेंकली स्पीकिंग, बलोचिस्तान पाकिस्तान की नेशनल जीडीपी के अंदर 5% से भी कम कंट्रीब्यूट करता है। ये मैं आपको फैक्ट्स बता रहा हूँ। और ये जो सुई गैस का बताया जाता है, ये भी थोड़ा सा इल फाउंडेड है। पाकिस्तान के अंदर जो सबसे ज्यादा नेचुरल गैस प्रोड्यूस करता है वो सिंध प्रोविंस प्रोड्यूस करता है, बलोचिस्तान नहीं प्रोड्यूस करता। अगर आप जीडीपी वाइज देखेंगे तो $200 बिलियन के करीब जीडीपी आपके पंजाब की है, और इसके अंदर 74 बिलियन टू 84 बिलियन डॉलर जीडीपी आपके सिंध की कंट्रीब्यूट होती है। इसके बाद 50 टू 64 बिलियन डॉलर की जीडीपी आपके केपीके की है। ये मैं टर्म्स कोट कर रहा हूँ, 2016 के अंदर रिपोर्ट पब्लिश हुई थी, उसके हवाले से बता रहा हूँ मैं आपको, उस टाइम पर मैंने पढ़ा था। इसके अलावा जो बलोचिस्तान से जीडीपी बनती है वो हार्डली 10 से 15 बिलियन डॉलर बनती है, लेकिन फिर भी बलोचिस्तान 450 बिलियन रुपीस का एनुअल बजट हर साल अपनी असेंबली से मंजूर करवाता है, जिसमें 250 बिलियन रुपीस या 200 बिलियन रुपीस आपके वफाक से जाते हैं। बकाया बलोचिस्तान खुद अपने यहाँ से कलेक्ट करता है थ्रू वेरियस माइनिंग ऑपरेशंस वगैरह वगैरह। अगर आप पॉपुलेशन वाइज देखें तो 1,25,00,000 बलोचिस्तान की आबादी है, जो कि ज्योग्राफिकली बड़े एरिया के ऊपर स्कैटर्ड है। ज्योग्राफिकली बलोचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा एरिया है, मतलब सबसे बड़ा प्रोविंस है, लेकिन पॉपुलेशन वाइज देखा जाए तो वहां पर पॉपुलेशन पाकिस्तान की सबसे ज्यादा कम है, 1,25,00,000। अगर इससे भी थोड़ी कम देखनी हो तो आप गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से देख सकते हैं, लेकिन बलोचिस्तान के अंदर पॉपुलेशन बाय एरिया वाइज बहुत कम है, क्योंकि यहाँ पर आबादी बहुत बड़े एरिया के ऊपर फैली हुई है। और सबसे बड़ा बलोचिस्तान का मसला भी इसकी ज्योग्राफी है, क्योंकि आबादी इतनी दूर दूर फैली हुई है, तो सबके पास कुछ ना कुछ पहुंचाना बड़ा मुश्किल है। लॉजिस्टिकल चैलेंज है, रोड के नेटवर्क का चैलेंज है, आपकी हेल्थ फैसिलिटीज का चैलेंज है, एजुकेशनल फैसिलिटीज का चैलेंज है। इस तरह से बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स चैलेंजेस है जो बलोचिस्तान को घेरे हुए हैं। अब ये वो चैलेंजेस हैं जो आपके टेक्निकल नेचर के हैं, जिसका आप कोई हल वगैरह निकाल सकते हैं अगर आपके पास पॉलिटिकल विल हो। आप इन तमाम तरह लॉजिस्टिकल चैलेंजेस को भी ठीक कर सकते हैं, नेटवर्क्स भी ठीक कर सकते हैं। मसला सिर्फ और सिर्फ ये आता है कि पॉलिटिकल विल है। पॉलिटिकल विल ना होने की वजह क्या है? क्यों लोगों को वहां पर ऐसे रखा जा रहा है जैसे भेड़ बकरियां हो? क्यों उनके माहौल को दुरुस्त नहीं किया जा रहा? क्यों उनके यहाँ पर वो चीजें नहीं दी जा रही उनको? और किस तरह से उन्हें इंसल्ट किया जा रहा है? हाँ, सीधी सीधी बात है, किस तरह से उन्हें इंसल्ट किया जा रहा है, उनकी डिमांड्स को एक तरह से डिस्क्रेडिट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं जनरल मुशर्रफ की स्टेटमेंट का हवाला ही दे देता हूँ कि हम तुम्हें वहां से ऐड करेंगे, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि हम तुम्हें कहां से ऐड करेंगे। अब ये एक आर्मी चीफ का काम होता है कि इस तरह से एक पूरी की पूरी कौम को इंसल्ट करे? तुम्हारी क्या हैसियत है बलुंगड़े? और इसने ये जो बात की थी ना, इससे चंद दिन पहले बलूचिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा वाकया हो चुका था। ये जो जनरल मुशर्रफ ने बात की थी अकबर बुगटी को डराने के हवाले से कि अकबर बुगटी की ऐसी की तैसी कर दूंगा, तुम्हारी क्या हैसियत है कि तुम पॉलिटिकल मसाइल के अंदर मिलिट्री को यूज करते फिरो? मिलिट्री को जब भी पॉलिटिकल मसाइल के अंदर तुमने यूज किया, उसका नतीजा देख लिया तुमने। लाल मस्जिद के अंदर मिलिट्री ऑपरेशन किया, 80,000 जाने देनी पड़ी। बलूचिस्तान के अंदर नवाब अकबर बुगटी के खिलाफ ऑपरेशन किया, पूरा का पूरा बलूचिस्तान आज भी हमसे नहीं संभाला जा रहा है। और आज भी हम बलूचिस्तान को कुछ क्रिमिनल सरदारों के साथ मिलकर, कुछ क्रिमिनल गैंग्स के साथ मिलकर ह्यूमन राइट्स की वायलेशन करते हुए, वहां की लेजिटिमेसी को सप्रेस करते हुए मैनेज करके बैठे हुए हैं। जिस तरह से इंडिया कश्मीर को मैनेज करके बैठा हुआ है, हम बलूचिस्तान को मैनेज करके बैठे हुए हैं। इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। रियलिटीज आर रियलिटीज। पाकिस्तान के पास बड़ा ही एक स्ट्रॉन्ग केस हुआ करता था बलूचिस्तान के हवाले से, लेकिन उस स्ट्रॉन्ग केस को किसने बर्बाद किया? इन जनरलों ने किया ना। इस आर्मी के ईगो ने तबाह किया ना। जैसे इस वक्त आर्मी अपनी क्रेडिबिलिटी अपने ईगो के चक्कर में तबाह कर रही है पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तानी यूथ के सामने, जनरल बाजवा को सपोर्ट करके, जनरल बाजवा के ऑपरेशन रेजिम चेंज को सपोर्ट करके तबाह कर रही है ना अपनी क्रेडिबिलिटी। इसी तरह से पाकिस्तान के पास एक जेन्युइन केस हुआ करता था बलूचिस्तान के हवाले से, लेकिन उस सारे के सारे मुकदमे को, केस को तबाह कर दिया जनरल मुशर्रफ ने। एक तो मिलिट्री ऑपरेशन करके नवाब अकबर बुगटी के खिलाफ, दूसरा वहां पर एक पीएसओ के अंदर एक डॉक्टर खातून थी जिसका रेप हुआ, और उसके बाद उस खातून को दबाया गया, उसे इंसल्ट किया गया, उसकी एफआईआर दर्ज नहीं की गई, उसे भागने के ऊपर मजबूर किया गया, उसे पाकिस्तान से निकाला गया, फिर वो जाकर बर्तानिया के अंदर और दूसरी कैनेडियन नेशनलिटी लेकर वहां पर रहने लगी, वहां पर भी उसे इंसल्ट किया गया। जनरल मुशर्रफ कहता था कि इस मेजर ने इस औरत का रेप नहीं किया, फौजी कभी कर ही नहीं सकते, फौजियों की क्रेडिबिलिटी ही नहीं है, फौजी बड़े शरीफ होते हैं। और आज हम देख रहे हैं कि हनी ट्रैप मास्टर्स निकल रहे हैं, कुछ पोर्न स्टार निकल रहे हैं हमारी फौज में से। तो जिस तरह से जनरल बाजवा हमसे झूठ पे झूठ बोलता रहा था, उसी तरह से जनरल मुशर्रफ हमसे झूठ पे झूठ बोल रहा था, इसी तरह से जिया सब के सब झूठ बोलते रहे थे, जिसकी वजह से बलूचिस्तान का मामला खराब हुआ है। आज हालत यह हो गई है कि हम बलूचिस्तान को एक पपेट पॉलिटिकल रिजीम के थ्रू ऑपरेट
ऑपरेट करते हैं, मतलब ऐसे सरदारों के थ्रू ऑपरेट करते हैं जिनकी एक्चुअल लेजिटिमेसी कोई नहीं होती, जिनका अवाम से कोई ताल्लुकात नहीं होता, ना अवाम उनको सब्सक्राइब करते हैं, ना अवाम उनको पसंद करते हैं। हम तो कहते हैं कि बलूचिस्तान के सरदारों ने बलूचिस्तान का मामला खराब किया हुआ है और हमें उन बलोच सरदारों से नफरत है, तो बलोच अवाम को कौन सी उनके सरदारों से मोहब्बत है, ये भी तो सोचिए ना। बलोच अवाम को भी तो अपने सरदारों से नफरत है, ना वो सरदार उनसे पूछते हैं, ना उनसे मिलते हैं, ना उनके मसाइल सुनते हैं, ना उनकी बातों को हल करते हैं। बलोचिस्तान की अवाम के पास अपने सियासी ऑप्शन क्या दिया है? दो सियासी ऑप्शन दिए, या तो मौलाना फजल रहमान या तो सरदार। ये वो चीज है जो हमें सोचनी चाहिए कि हमने बलोचिस्तान की अवाम को क्यों थर्ड ऑप्शन नहीं दिया, क्यों थर्ड पॉलिटिकल ऑप्शन नहीं दिया 70 सालों के अंदर, जिसके थ्रू बलोचिस्तान की अवाम अपने आप को एक्सप्रेस कर सकती, अपने आप को बता सकती। यही मामला आपका सिंध के अंदर है, या तो भुट्टो है या तो पीर साहब पगारा है, दोनों में से किसी और की तरफ देख भी नहीं सकता बंदा। सो ये वो चीज है जो पाकिस्तानी रियासत को सोचनी चाहिए। पाकिस्तानी जो रियासत है यानी आपकी जो आर्मी है, उसे लगता है कि अगर हमने बलोचिस्तान को थर्ड ऑप्शन दिया तो ये मेच्योर हो जाएंगे, ये उसी तरह की हरकतें करेंगे जो पीटीआई इस वक्त कर रही है, पीटीआई की मिडिल क्लास कर रही है। पीटीआई के साथ मिलकर पाकिस्तान आर्मी की ताकत को चैलेंज करना शुरू कर देंगी, और जब चैलेंज करना शुरू कर देंगी तो आर्मी अपनी ताकत संभाल नहीं सकेगी, जिसकी वजह से आर्मी का कंट्रोल लूज हो जाएगा। आर्मी का कंट्रोल लूज होने की वजह से आर्मी के जितने पर्सनल बिजनेस इंटरेस्ट है, जनरलों के पर्सनल बिजनेस इंटरेस्ट, नेशनल इंटरेस्ट नहीं, वो सारे के सारे कॉम्प्रोमाइज हो जाएंगे, जिसकी वजह से ये बलूचिस्तान के अंदर इस तरह की पपेट रिजीम बनाते हैं, इस तरह के पपेट सरदार बनाकर बिठाते हैं, फिर इलेक्शन करवाते हैं, फिर उन्हीं इलेक्शन के अंदर कॉम्प्रोमाइज से सरदारों को लाकर बिठा देते हैं, फिर वहां से बलूचिस्तान को चलाने की कोशिश करते हैं, फिर वहां पर स्मगलिंग करते हैं, वहां पर ड्रग्स की स्मगलिंग करते हैं, वहां पर माइंस की स्मगलिंग करते हैं, वहां पर कोयल मिनरल्स को एक्सप्लॉइट करते हैं, जिसका नेट शेयर आपके बलोच लोगों को नहीं जाता, जिसकी वजह से बलूचिस्तान के जो पढ़े लिखे लोग हैं आपसे नफरत करते हैं, पाकिस्तानियत से नफरत करते हैं। एक्चुअली में जो उनकी बुनियादी नफरत है वो नफरत है पाकिस्तान आर्मी के साथ, ना कि पाकिस्तानियत के साथ, उनके सरदारों के साथ, ना कि पाकिस्तानी लोगों के साथ। ये है एक्चुअली में आपके बलूचिस्तान का मसला। अगर आप इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो 350 अरब अगर आप सही तौर के ऊपर बलूचिस्तान के ऊपर लगाएं तो ये अच्छा खासा पैसा बनता है। 1 करोड़ 25 लाख आबादी है, इसमें से फैमिलीज कितनी होंगी? 10 लाख के करीब फैमिलीज होंगी हार्डली। हर एक फैमिली के पास तकरीबन आ जाएंगे 10 से 15 लोग आ जाएंगे, तो तकरीबन 10 लाख के करीब फैमिलीज होंगी। अब 10 लाख के करीब फैमिलीज को एम्प्लॉय रखना या उन्हें जॉब्स देना 350 अरब रुपए के बजट में बड़ा आसानी से काम हो सकता है। 350 अरब रुपए का बजट मोर देन इनफ है अगर आपके पास 1 करोड़ 25 लाख की आबादी है और आपने उसको मैनेज करनी है। इसके अलावा इसकी आबादी का मेजोरिटी ऑफ द हिस्सा जो रहता है वो जाकर रहता है समंदर के किनारे के ऊपर, गवादर के करीब। वहां पर से वो फिशिंग वगैरह करते हैं, कुछ लोग ईरान के बॉर्डर के ऊपर तिजारत करते हैं, कुछ लोग अफगानिस्तान के अंदर तिजारत करते हैं। सो आपको जो लुक आफ्टर करना है वो हार्डली 70 से 80 लाख लोगों को देखना है, वो भी 350 अरब के बजट के अंदर देखना है। फिर यहाँ पर क्यों इतने मसाइल आ रहे हैं? मसला पैसों का नहीं है, मसला रिसोर्सेज का नहीं है, मसला जो भी आता है ना बलूचिस्तान के हवाले से वो आता है पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन का, पॉलिटिकल नीयत का। सियासी नीयत ही नहीं है, ना उनके सरदारों की नीयत है उनके हालात दुरुस्त करने की, ना आपकी आर्मी की नीयत है उनके हालात दुरुस्त करने की। वो चाहते हैं कि बलूचिस्तान इसी लिम्बो के अंदर ठहरा रहे ताकि आर्मी का जो पावर है वो बलूचिस्तान के ऊपर चैलेंज ना हो। अब इसके अंदर आप इन्वॉल्व कीजिए इमरान खान को। फ्रेंकली स्पीकिंग मैंने पहले भी आपको क्लियर कर दिया है कि इमरान खान ने 3.5 साल में बलूचिस्तान के ऊपर कोई अच्छी पॉलिसी वगैरह दी ही नहीं। इमरान खान के तो अपने ही ड्रामे बहुत हैं यार। बहरहाल बलूचिस्तान के ऊपर 3.5 साल के अंदर इमरान खान ने कोई अच्छी पॉलिसी नहीं दी। अच्छी पॉलिसी ना दे सकता, चलो उसकी गवर्नमेंट नहीं थी, वहां पर अपनी सियासी जमात को तो मजबूत कर सकता था, वहां पर उन लोगों को मिल सकता था, उन्हें समझा सकता था, सेमिनार्स में जा सकता था, वहां पर अपना नेटवर्क फैला सकता था, अपने सियासी कारकुनों को मुतहरिक कर सकता था, उन्हें बिठा सकता था बलोच अवाम के साथ और उनसे पूछ सकता था कि तुम्हें किस बात की तकलीफ है, क्यों पाकिस्तान से इतने नाराज हो। ये वो चीजें होती हैं जो आप एज ए लीडर करते हैं, लेकिन आपकी नीयत ही नहीं थी ये सब कुछ करने की। बलोचिस्तान के अवाम आपसे पैसे भी नहीं मांगते, आपसे हुकूक भी नहीं मांगते, लेकिन आप कम से कम उनके दर्द के साथ हमदर्दी तो दिखा सकते हैं ना। या आप उनको अब्यूज करना चाहते हैं, या आप उनको इंसल्ट करना चाहते हैं कि तुम्हारे तो सिर्फ ड्रामे हैं, तुम्हारा तो कोई दर्द ही नहीं है। मोस्ट ऑफ द टाइम बहुत सारे मसले आपके सॉफ्ट टोन से, आप सिर्फ आराम से उनकी बात सुन ले, इससे भी हल हो जाते हैं। उनको ये तो एहसास हो सकता है कि ये रियासत हमें सुन सकती है, हमारी बात को समझ सकती है। ये करने के लिए आपको पैसे की जरूरत नहीं होती है, ये करने के लिए आपको बड़ी बड़ी चीजें करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप उनके पास जाकर उनकी बात को आराम से सुनेंगे ना, तब भी वो आपकी बात के ऊपर ध्यान देंगे, आपकी बात को मान जाएंगे। वो कुछ ज्यादा भी नहीं मांगते। मुझे वो स्टेटमेंट बड़ी मतलब है ना दुख दिलाती है। जब इमरान खान एक बार बलूचिस्तान के अंदर गया था, एक सेमिनार से खिताब कर रहा था, तो पीछे खड़े एक बंदे ने जोर से आवाज लगाकर इमरान खान को कहा था कि सर जी हमारे पास हॉस्पिटल भी नहीं है और
हॉस्पिटल ठीक भी नहीं है। ये जो आवाज थी ना, ये बताती थी कि बलूचिस्तान की आवाम का दर्द क्या है। ये आवाज एक उम्मीद की आवाज थी जिसे इमरान खान को कैच करना चाहिए था। अगर इमरान खान में अक्ल होती, शऊर होता, सेंस होता, तो इस आवाज को कैच करना चाहिए था इमरान खान को, क्योंकि उस टाइम के ऊपर वो जो बंदा आवाज लगा रहा था वो उम्मीद से आवाज लगा रहा था कि ये इमरान खान मेरी बात सुनेगा, ये हम बलोच लोगों की बात सुनेगा, ये वो ड्रैकुला नहीं है, ये वो खूनी दरिंदा नहीं है, ये वो इंसाफ पसंद हुक्मरान है जो हमारे साथ इंसाफ करेगा। ये वो चीजें थी जो आपको करनी चाहिए थी। आपको उनकी बातें ही सुन लेते, वो खुश हो जाते, वो मान जाते आपकी बात को, लेकिन आपके पास टाइम ही नहीं था। आप बलूचिस्तान गए भी नहीं। आप फ्रेंकली देख लीजिए कि कितनी बार आप बलूचिस्तान के अंदर विजिट के ऊपर गए और उन लोगों से जाकर बात किए, उनकी मिडिल क्लास से, उनके नौजवानों से, उनकी यूनिवर्सिटीज में गए, उनसे मिलकर बात किए कि यार आप लोगों का मसला क्या है। ये वो चीजें हैं जो आप कर सकते हैं। पैसों का मसला, रिसोर्सेज का मसला, टेक्निकल मसले, ये लॉजिस्टिकल चैलेंजेस, ये सेपरेटिस्ट मूवमेंट का चैलेंज, ये सब चीजें बाद में आती हैं। पहली चीज ये होती है कि आप माने कि वहां पर गलत हो रहा है, फिर आप उनकी यूथ को एंगेज करें, ना कि सरदारों को एंगेज करें। आप वो तो कर सकते हैं ना, इसके ऊपर आपका कितना पैसा खर्च होता है। हम सब नौजवान हैं, मोस्ट ऑफ माई व्यूअर्स आर यंग पीपल, हार्डली सबके सब होंगे, तकरीबन कोई 25 से लेकर 45 के दरमियान ही होंगे सारे के सारे व्यूअर्स। अगर आप देखें कि एक यंग कपल है बलूचिस्तान के अंदर, वो जॉब के लिए हंट कर रहा है, उसको जॉब नहीं मिल रही, फिर भी समहाउ वो शादी कर लेते, उनके बच्चे पैदा होते, और उसी यंग कपल के सामने उस बच्चे की कोई ना कोई मेडिकल इमरजेंसी हो जाती है। वो यंग कपल कोशिश करता है कि अपने बच्चे को बचा ले, किसी ना किसी हॉस्पिटल के अंदर दाखिल करवा ले, लेकिन वो हॉस्पिटल उसे बचा नहीं सकती। आप बताइए कि उसको क्या महसूस होगा कि इतनी बड़ी रियासत है, न्यूक्लियर पावर्ड रियासत है, मैं अपना बच्चा लेकर दर बदर घूमता फिर रहा था बलूचिस्तान के अंदर और एक ढंग की हॉस्पिटल नहीं थी, तो उसको कैसी मोहब्बत होगी इस रियासत से जो उसके बच्चे को नहीं बचा सकी। माँ बाप तो अपने सब कुछ कुर्बान कर देंगे अपने बच्चे के लिए, लेकिन रियासत कहती है जब मैं माँ की जैसी हूँ तो फिर माँ के जैसी बनके दिखाए ना उस बच्चे के लिए। फिर उस बंदे को आएगा गुस्सा, और उस गुस्से के नतीजे में पैदा होगी नफरत, नफरत के नतीजे में पैदा होगी जिद, और जिद से निकलती है बगावत, और इसी बगावत का फायदा हिंदुस्तान उठाता है, और फिर उस बगावत को वो अपने मकासद के लिए, अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करता है, पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ, पाकिस्तानी रियासत के खिलाफ। अगर हमने बलूचिस्तान का मसला हल करना है तो हमें कोई बड़े मिलिट्री ऑपरेशंस की जरूरत नहीं है, हमें कोई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यहाँ पर इंट्रोड्यूस नहीं करवानी। हमने सिर्फ उनकी आवाम के साथ डायलॉग करना है, उनसे पूछना है, उन्हें सुनना है, उन्हें समझना है, और अपनी बात भी सुनानी है, अपनी बात भी मनवानी है, उनकी बात भी माननी है। इस तरह से आपके मामला हल हो सकते हैं। यहाँ पर कोई भी मैशी मसला नहीं है, यहाँ पर कोई भी रिसोर्सेज का मसला नहीं है। मसला ये है कि हम एक दूसरे की बात को सुनना ही नहीं चाहते, ना समझना चाहते, जिसकी वजह से ये सबसे बड़ा मसला खड़ा हुआ है। अगर एट द एंड ऑफ द डे इस मसले को हल किसने करना है? इमरान खान ने करना है ना। इमरान खान कहता है कि यहाँ पर तो फौज का मामला है, मैं तो दखलंदाजी नहीं करूंगा। फिर भाईजान आपको किस लिए हम प्राइम मिनिस्टर बनाते हैं कि आप हमें ये एक्सक्यूज दें कि यहाँ पर फौज की डोमेन है, मैं इंटरफेयर नहीं कर सकता। फिर आप किस लिए प्राइम मिनिस्टर बनते हैं कि हमें ये एक्सक्यूज दें? आपके ऊपर बलूचिस्तान का कर्ज है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब। बलूचिस्तान का मामला आपने 3.5 साल के अंदर हल नहीं किया, जिसकी वजह से आज आप ही के बंदों के ऊपर बलूचिस्तान से FIR काटी जा रही है। ये भी आपको बताता है, और ये आपको अल्लाह की तरफ से इशारा है कि बलूचिस्तान का मामला भी आपने हल करना है। यार फ्रेंकली स्पीकिंग, मुझे इमरान खान का विजन बिल्कुल भी समझ में नहीं आता कि इमरान खान ने करना क्या है। मैं वोट जरूर दूंगा इमरान खान को, लेकिन मुझे ये जरूर पता है कि इमरान खान कुछ सब्सटेंशियल चेंजेस, कुछ रियल टर्म चेंजेस बिल्कुल भी नहीं ला सकेगा। लेकिन फिर भी मैं नवाज शरीफ और जरदारी की नफरत में इसे वोट दूंगा। अब तक के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।